नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं प्रहलाद दाकड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो कर प्रणाली के ऊपर है कि एक अच्छी कर प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने करारोपण को समझा। करारोपण कर जो लगाया जाता है उसके उद्देश्य क्या हैं उसके बारे में जाना। करापात और कराघात जो शब्दावली हैं उसको समझा। इसके साथ ही हमने करों के जो वर्गीकरण हैं उसको बड़े रूप में जाना कि प्रत्यक्ष कर किसे कहेंगे, अप्रत्यक्ष कर किसे कहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं एक अच्छी कर प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके कुछ बिंदु हैं, उन पर हम यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला है कि कर जो है एक अनिवार्य भुगतान है। कर एक अनिवार्य भुगतान है। ये करदाता के ऊपर लगाया जाता है कि एक स्थिति प्राप्त कर ली है, चाहे वो आय के आधार पर देखें, उसकी एक समय सीमा निर्धारित कर रखी है कि इस आय से ज़्यादा आय होने पर उपभोक्ता के ऊपर कर आरोपित किया जाएगा या लगाया जाएगा। तो उस सीमा को प्राप्त करने के बाद करदाता को कर देना रहता है। यही अन्य जो उद्योग हैं या वस्तु हैं उनके रूपों में, अलग अलग रूपों में ये लागू होता है। दूसरा है त्याग का तत्व है। जैसा कि पता है कि कर जब लगाएंगे तो अतिरिक्त आय देनी पड़ेगी, तो त्याग की भावना है इसमें कि जो करदाता है वो सार्वजनिक हित में क्या कर रहा है, कर का भुगतान कर रहा है। तो एक जो अतिरिक्त आय है उसको कर के रूप में उसको त्यागना पड़ रहा है, तो उसको कीमत चुकानी पड़ रही है। अगला है कर सरकार को दिया गया एक भुगतान है। सरकार को दिया हुआ भुगतान कैसे? आप कर हर किसी को नहीं दे सकते। सरकार ने संस्था बना रखी है जिस संस्था के थ्रू क्या कर रहे हैं, सरकार जनता से कर इकट्ठा कर रही है। ठीक है, तो सरकार को दिया गया एक भुगतान है। अगला है कर एकत्रीकरण का लक्ष्य जो है वो जन कल्याण है। वेलफेयर के लिए सरकार जो है वो कर लगा रही है। उद्देश्यों में हमने जाना कि सरकार की आय का जो मुख्य स्रोत हैं वो कर हैं, वो चाहे वो किसी भी माध्यम से लगाएं, प्रत्यक्ष रूप से लगाएं या अप्रत्यक्ष रूप में लगाएं। क्यों? क्योंकि सरकार को जो है वो जन उपयोगी कार्यों के लिए खर्च भी करना पड़ रहा है। तो एकत्रीकरण का मुख्य लक्ष्य है जन कल्याण। उससे सरकार को क्या होता है, राजस्व की प्राप्ति होती है। आगे हैं कर लाभों की कीमत पर नहीं है कि जो भी हम लाभ ले रहे हैं सरकार से तो वो लाभों का मूल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति करों का भुगतान तो कर रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जो लाभ लिए जा रहे हैं उन लाभ के उपयोग के बदले में सरकार ये कर लगा रही है। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक जिम्मेदारी के रूप में हम कर की अदायगी कर रहे हैं। अगला है प्राप्त लाभ स्पष्ट रूप में कर की वापसी नहीं है। एक करदाता ये नहीं समझ सकता कि सरकार जो भी सुख सुविधाएं उसको उपलब्ध करवा रही है उसके बदले में सरकार उससे कर ले रही है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे जो कार्य हैं सरकार द्वारा ही संपादित किए जा सकते हैं, निजी क्षेत्र उसको संपादित नहीं कर सकता है। जैसे लाइट की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था करनी, स्वास्थ्य सुविधाएं। तो प्राप्त लाभ जो हैं स्पष्ट रूप में कर की वापसी नहीं है। अगला पॉइंट है कर व्यक्तियों द्वारा दिए जाते हैं। कर व्यक्तियों द्वारा दिए जाते का मतलब ये है कि चाहे संपत्ति कर हो, निगम कर हो, वस्तु और संपत्तियों के ऊपर ये आरोपित तो किए जाते हैं, लेकिन उनका भुगतान जो करता है वो व्यक्ति करता है। ये व्यक्ति का एक व्यक्तिगत दायित्व है कि उसको कर जो लगाए हैं उसको भुगतान करना जरूरी है। कानूनी स्वीकृति, इसके अधिनियम बने हुए हैं। सरकार ने अधिनियम बना रखे हैं। उन अधिनियमों, उन कानूनों को मानते हुए ही सरकार क्या करती है, समय समय पर कर की जो दरें हैं उनको निर्धारित करती है, उनमें संशोधन करती है। तो कानूनी स्वीकृति के आधार पर ही करों का जो है वो निर्धारण होता है और करों की वसूली होती है। जो कर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनको यदि करदाता नहीं चुका पाता है तो उसमें दंड का प्रावधान भी कानून में किया हुआ है।
कर की विभिन्न किस्तों में कर की जो है विभिन्न किस्तें निर्धारित की हुई हैं, जो समय समय पर सरकार जो है उनको संशोधित करती रहती हैं। उनमें जैसे आयकर की दरें, बिक्री कर, धन कर, मनोरंजन कर, संपत्ति कर, जल कर, गृह कर, वस्तु और सेवा कर जिसे हम जीएसटी कह रहे हैं, उसकी भी अलग अलग दरें निर्धारित की गई है। जैसे 0%, 5%, 18%, 28% और 40%। इनमें समय समय पर सरकार जो है वो संशोधन करती रहती हैं। अगला है व्यापार तथा उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं। कर की प्रवृत्ति इस तरीके की होनी चाहिए कि कर का जब आरोपण किया जाए या लगाया जाए तो उससे व्यापार तथा उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़े। सरकार का उद्देश्य भी होता है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो सरकार जो है इस तरीके से एक अच्छी कर प्रणाली के रूप में ये निर्धारित करती है कि जो भी कर आरोपित किया जा रहा है उससे व्यापार तथा उद्योग के उत्पादन के ऊपर जो है वो प्रभाव नहीं पड़े, विकास में वो सहायक हो। तो आज हमने जाना एक अच्छी कर प्रणाली के क्या क्या उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करते हुए कर प्रणाली बनाई जाती है जिससे कि आर्थिक विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। इस टॉपिक से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।